So we will going to start a new chapter, that is chapter number third. What are the name of chapter? Prospectus and allotment of securities. Please repeat the name of chapter, prospectus and allotment of securities. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और अगर कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटीज को अलॉट करेगी तो उसको प्रोस्पेक्टस सबसे पहले इशू करना पड़ेगा, देन आफ्टर वो सिक्योरिटीज अलॉट कर सकती है। अब इस चैप्टर में 23 से लेकर 42 तक सेक्शन पढ़ेंगे हम, और इस चैप्टर को कंप्लीटली टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 इज पब्लिक ऑफर, बोलिए पार्ट नंबर 1 इज पब्लिक ऑफर एंड पार्ट 2 इज प्राइवेट ऑफर। पब्लिक ऑफर में लगभग कितने सेक्शंस आते हैं? 23 से लेके 41 तक। प्राइवेट ऑफर में कितने आते हैं? सेक्शन नंबर 42, सिर्फ एक ही सेक्शन कवर होता है उसमें। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम कवर करते हैं व्हाट इज सेक्शन नंबर 23। 23 क्या है? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। मोड ऑफ इशू। अब कंपनी को कभी भी अपने सिक्योरिटी इशू करनी है, या फिर कभी भी पैसा उठाना है, फंडिंग लेनी है, तो ये तो पब्लिकली जा सकती है वो, या फिर प्राइवेटली जा सकती है। अब पब्लिक कंपनी कोई है तो वो कैसे कैसे जा सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट से भी उठा सकती है पैसा, राइट इशू से भी पैसा उठा सकती है, और अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है तो बोनस शेयर से भी कर सकती है, या फिर आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस करके पब्लिक ऑफर भी लेके आ सकती हैं। मींस दैट अगर पब्लिक कंपनी हो तो वह पैसा प्राइवेटली भी उठा सकती है और पब्लिक भी उठा सकते हैं, बट अगर प्राइवेट कंपनी की बात हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट से ही पैसा उठा सकते हैं, फिर राइट इशू, बोनस इशू भी कर सकती हैं। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज क्या होती है? कोई भी शेयर, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक आर कॉल्ड एज सिक्योरिटी। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं वो भी हमारे सिक्योरिटी में आते हैं। यूनिट ऑफ सीआईएससीएस बोलते कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी हमारे सब सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आते हैं, याद करने आपको ये सब। बट यूलिप जो होती है वो कभी भी सिक्योरिटीज में इंक्लूड नहीं होते। यूलिप क्या होती है? यूनिट लिंक, बोलिए एक बार, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें होता क्या है, जो हम इंश्योरेंस प्लान करवाते हैं वो लिंक किससे होता है? सिक्योरिटी से होता है। तो अगर कोई सिक्योरिटी इंश्योरेंस के बेनिफिट भी दे रही हो, कंबाइंड हाइब्रिड बेनिफिट हो, तो वो हमारे सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आती है। एमसीक्यू आ सकता है आपका यहाँ से। ओके, 100% स्टडी मेट का कंटेंट है, आप लोग सिंक्रोनाइज कर सकते हैं चैप्टर 3 ओपन करके। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड राइट और अदर इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटीज, तो ये भी हमारे क्या होती है कि सेक्शन 24 क्या बोलता है कि सिक्योरिटीज को रेगुलेट कैसे किया जाएगा और ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। अब अगर बात ट्रांसफर की है और इशू की है, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड की है, इसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। बाकी प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट हो, रिटर्न्स की हो, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो, तो इन चीजों को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आ सकता है क्वेश्चन 3 नंबर में, अगर सिक्योरिटीज की इशू ट्रांसफर की बात हो तो सेबी, डिविडेंड की बात हो तो सेबी, बट प्रोस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ फ्लोटमेंट या प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन की बात हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस मीन any document through which the company can raise their funding are called as prospectus। अब उसके अंदर शेल्फ प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड होता है, रेड हियरिंग भी होता है, या एनी अदर फॉर्म में भी होता है। ये जब कंटेंट आएगा उस टाइम पे आपको करवाऊंगा मैं। अब सेक्शन नंबर 25 मीनिंग क्या है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। देखो नाम से पता चला डीम्ड मतलब वो प्रोस्पेक्टस नहीं है, बट माना जा रहा है कि वो प्रोस्पेक्टस है। सामने देखिए प्लीज एक बार, कंपनी अपने शेयर किसी ब्रोकर को इशू करता है, किस इंटेंशन के साथ? कि वो ब्रोकर कंपनी के शेयर पब्लिकली इशू करेगा। तो जिस डॉक्यूमेंट के साथ ब्रोकर पब्लिकली शेयर इशू करता है उसको इस कंपनी का क्या मान लिया जाता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। दोबारा बता दूं एक बात, अगर कंपनी अपने शेयर किसी ब्रोकर को इशू करती है, कि किस इंटेंशन के साथ? कि वो पब्लिकली सारे शेयर इशू करेगा, तो जिस डॉक्यूमेंट के साथ वो ब्रोकर इशू करेगा आगे, उस डॉक्यूमेंट को कंपनी का क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। देखिएगा एक बार, where the company allot any security to any person with a view that those securities being offered for sale to public, any document by which offer to public is made shall be deemed to be the prospectus of a company। और प्रोस्पेक्टस के सारे रूल्स कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। मतलब मैंने कोमल को शेयर लोड किए, कोमल मेरे बिहाफ पे पब्लिकली लोड कर रही है, तो जिस डॉक्यूमेंट के साथ कोमल पब्लिकली शेयर लोड करेगी उसको मेरा डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। प्रिजम्पशन where the deemed prospectus presumption where it deems that offer is made with the view to issuing the securities to public। मतलब डीम्ड प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट कब आएगी? मतलब कब ये माना जाएगा, कब ये माना जाएगा कि मैंने कोमल को शेयर विद व्यू टू फर्दर पब्लिक ऑफर करने के लिए दिया था? पहला, अगर सिक्योरिटीज
पब्लिकली ऑफर कर दी जाए विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट। मतलब जब मैंने ब्रोकर को सिक्योरिटीज दी थी, उसने मैंने जब अलॉट किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर फर्दर अलॉट कर दिया, तो इट मींस मैंने पब्लिक को अलॉट करने के लिए उसको बेची थी और वो मेरा डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। या फिर मेरे को पूरी कंसिडरेशन अब रिसीव नहीं हुई, मतलब अब अगर वो परचेजर हुआ तो मुझे हाथों हाथ पैसे देगा, बट अगर वो ब्रोकर है तो बिकने के बाद वो पैसे देगा। मतलब अगर मुझे पूरे पैसे भी नहीं आए तो इसका मतलब मकसद क्या है ये ट्रांसफर करने का, कि मेरे बिहाफ पे वो आगे शेयर सेल करेगा। समझे? अब इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन मेट आउट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बट वी आर सेइंग डीम्ड प्रोस्पेक्टस where right issue is made to the existing member with the right to renounce in favor of others if the member exceeded 50 deemed to be the prospectus। आपको पता है क्या होता है ये? मतलब आपको राइट इशू का तो पता होगा, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, अब उसके अंदर एक राइट ऑफ रिनाउंस होता है। पता है राइट ऑफ रिनाउंस क्या होता है? कि राइट शेयर के अंदर रिनाउंसमेंट राइट होता है कि वो किसी और को भी दे सकते हैं, है ना। अब मान लो मैंने आप सबको कुछ शेयर अलॉट किए हैं विद राइट टू रिनाउंसमेंट, ओके। अब वो आप लोगों ने पब्लिकली रिनाउंस कर दिए सारे, और वो पब्लिक के मेंबर 50 से ज्यादा हैं, तो राइट ऑफर क्या मान लिया जाएगा, पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा, और मुझे चैप्टर 3 के सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? उसके बाद सेक्शन नंबर 25(3) क्या है? मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब सेक्शन 26 हमारा पता है क्या है? सेक्शन 26 होल एंड सोल प्रोस्पेक्टस की डिटेल के बारे में आता है। इसने क्या बोला, जो मैटर सेक्शन 26 में दिए गए हैं ना, उसके एडिशन में कौन कौन से मैटर डीम्ड प्रोस्पेक्टस में जाने चाहिए। पहला, नेट अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, मतलब कितना अमाउंट मुझे अभी मिलना है या मिला है। टाइम एंड प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट में बी इंस्पेक्टेड, और कहां पे और किस टाइम पर अंडरराइटर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट आप लोग इंस्पेक्ट कर सकते हो। और जो कंपनी के बिहाफ पे ऑफर करेगा उसको डायरेक्टर मान लिया जाएगा, उसका नाम भी देना मुझे पड़ेगा। और डीम्ड प्रोस्पेक्टस को साइन कौन करेगा? एटलीस्ट बाय 2 डायरेक्टर। ये एमसीक्यू आ सकता है, मार्क करना। डीम्ड प्रोस्पेक्टस को साइन कौन करेगा? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। तो ये था हमारा सेक्शन में 25। सम अप करवा दूं मैं एक बार आपको, बताइए प्लीज। देखो मैंने आपको क्या बताया, डीपी बताया, डीम्ड प्रोस्पेक्टस बताया। कब एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस है किसी और का इशू किया गया डॉक्यूमेंट, डीम्ड प्रोस्पेक्टस कंपनी का मान लिया जाता है जब दो कंडीशन पूरी हो। पहला, 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक को सिक्योरिटीज अलॉट हो जाए, या फिर पूरी कंसिडरेशन हमें रिसीव ना हो। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 26, दैट इज मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या मैटर्स आने चाहिए? पहला, प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए और प्रॉपर्ली साइंड भी होना चाहिए। जैसे प्रॉपर साइंड ऊपर वाला हुआ है ना, वैसे ही हमारा जो यूजुअल प्रोस्पेक्टस है वो भी हमारा साइंड होना चाहिए। अब रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन दैट सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट, एससीआर एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद, कि सारे के सारे एक्ट हमने कंप्लाई कर लिया, ऐसे डिक्लेरेशन हमें देनी है। फिर प्रोविजन 26(1) के अप्लाई नहीं होगा, कहां पर? सुनो ध्यान से। मतलब प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट कब अप्लाई नहीं होगी? या तो हमें शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर रहे हैं हम, या एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को इशू कर रहे हैं, मिल रहा है ना कंटेंट आप लोग को। या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगी। या 126 सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। या फिर जो हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं वो उन शेयर को लेके हैं जो यूनिफॉर्म नेचर के हैं। यूनिफॉर्म नेचर मतलब जो हमने ऑलरेडी इशू किए हुए हैं उन्हीं जैसे शेयर्स हम नहीं इशू कर रहे हैं, तो 26(1) की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बताइए 26(1) की रिक्वायरमेंट कब नहीं आती? या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम शेयर इशू कर रहे हैं, या फिर ऐसे शेयर्स इशू कर रहे हैं जो यूनिफॉर्म नेचर के हैं, तो प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट 26(1) में नहीं आएगी। अब डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब कब मुझे पब्लिश किया है, कब उस प्रोस्पेक्टस को पब्लिश किया गया है वो भी हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस टू बी डिलीवर्ड टू आरओसी बिफोर द इशुएंस, इशू करने से पहले हमें वो आरओसी को डिलीवर करना पड़ेगा। कंडीशन फॉर द एक्सपर्ट स्टेटमेंट आपको याद है? अभी ऊपर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिक्लेरेशन देनी है कि इन प्रोविजंस के या फिर इन एक्ट के सारे प्रोविजंस हमने कंप्लाई किए हैं। वो कौन देगा? एक एक्सपर्ट देगा। कौन देगा? एक एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट की कंडीशन क्या है? मतलब स्टेटमेंट शुड नॉट बी मेड बाय एक्सपर्ट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन मेट हो गई तो हम ये बोलेंगे कि एक्सपर्ट गलत बोल रहा है, या ये मान लेंगे कि प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट स्टेटमेंट इंडल्ज नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। पहला,
ही इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ द कंपनी, मतलब अगर वो एक्सपर्ट कंपनी के फॉर्मेशन में या प्रमोशन में इंक्लूडेड है तो कंपनी के लिए कभी भी गलत बोलेगा क्या? कभी भी ये बोलेगा कि कंपनी ने ऐसे रूल्स फॉलो नहीं किए हैं? कभी भी नहीं बोलेगा। एक्सपर्ट हैज नॉट गिवन द कंसेंट, मतलब कंसेंट दी ही नहीं तो मैं एज्यूम भी नहीं करेंगे कि कंसेंट इंक्लूडेड है। एंड थर्ड, इफ ही इज नॉट विड्रॉन, सॉरी इफ ही हैज विड्रॉन द कंसेंट बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब तीन केसेस मैंने आपको बताए कि कौन से केसेस में, क्या बोला मैंने, कौन से केसेस में ये माना जाएगा कि प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है। बिना देखे बोलना। पहला क्या, जहां पे एक्सपर्ट ने कंसेंट देके विड्रॉ कर ली हो। सेकंड, जहां पे वो इंक्लूडेड ही ना हो। फिर एक्सपर्ट प्रमोशन में या प्रमोशन में इंक्लूड हो तो वो नहीं माना जाएगा कि वो एक्सपर्ट है, वो एक डिपेंडेंट पार्टी माना जाएगा। हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के फेस पे क्या चीज लिखी हुई होनी चाहिए? क्या आपको याद है? मैंने एक बात आपको ऊपर अभी बताई थी कि प्रोस्पेक्टस को मैं आरओसी को भी डिलीवर करना है, तो ये बात हमें प्रोस्पेक्टस के फेस पे भी लिखना पड़ेगा दैट कॉपी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस हैज बीन डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड शैल आल्सो बी डिलीवर्ड, मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड थे इसके साथ अटैच होने के लिए वो सारे हमने अटैच करके सबमिट कर दिए हैं। वैलिडिटी ऑफ ए प्रोस्पेक्टस, जब हमने आरओसी को वो डिलीवर किया, जब हमने वो आरओसी को डिलीवर किया उसकी वैलिडिटी कहां तक रहेगी? 90 डेज तक। मतलब आरओसी को हमने डिलीवर कर दिया, जैसे मैंने आरओसी को आज डिलीवर किया तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर मुझे उसको कहां डिलीवर करना है? पब्लिकली डिलीवर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया 90 दिन के अंदर अंदर तो उसके बाद मुझे एक फ्रेश प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आफ्टर दैट, after that, penalty for contravention, penalty for contravention, prospectus issued in contravention of section number 26, company and every officer कितने लाइबल? 50,000 to 3 लाख रुपीज। इसको ओपन कर, ओपन द बुक। ओके, पेनल्टी कितनी है? 50,000 टू 3 लाख रुपीज। फिर सेक्शन नंबर 27, क्या है सेक्शन नंबर 27? वेरिएशन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो उनको मैं वेरिएट करना तो हम वेरिएट किस तरह से करेंगे? मतलब अगर मैंने सामने देखिए प्लीज एक बार कंटेंट समझा रहा हूं मैं आपको। अगर हमने कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया है, प्रोस्पेक्टस में ये लिखा था कि जो हम पैसा लेंगे आपसे वो हम रियल एस्टेट में लगाएंगे, बट अब रियल एस्टेट में पैसा हम नहीं लगाना चाह रहे, हम कहीं और लगाना चाह रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि जिसका पैसा हमें उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी पहले? बताइए। तो पॉइंट इज दैट कि अगर हमें टर्म्स में चेंज करना है या ऑब्जेक्ट्स में चेंज करना है तो क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे? जनरली जो फंड रेज हुआ है वो सिर्फ कहां पे यूज हो सकता है? ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज हो सकता है। अगर हमें वेरिएट करना है तो वेरिएट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जीएम एस आर, जीएम एस आर, और वो जीएम एस आर हमें उसका नोटिस पब्लिकली पब्लिश भी करना पड़ेगा पास फॉर्म में, PS1 में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर में, और वेरिएशन की जस्टिफिकेशन भी मुझे देनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इज, अगर मान लो कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर बोले तो जो मना कर रहे हैं कि हम वेरिएट नहीं करने देंगे, तो उनको एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा। हो जाएगा। तो बताइए क्या प्रोसेस है? सबसे पहला GMSR, न्यूज़पेपर एंड एग्जिट ऑफर, बस ये तीन प्रोविजंस है। उसके बाद पॉइंट इज दैट कंपनी जो भी पैसा उठाएगी वो पैसा कभी भी किसी और कंपनी के शेयर्स को बाय करने में, ट्रेड करने में यूज नहीं कर सकती। बाय करने में, ट्रेड करने में यूज नहीं कर सकते। शैल आई मूव? बोलिए। स्पीड तेज तो नहीं है? आराम से, और स्पीड स्लो करो क्या? देखो किसमें? जब 26 की रिक्वायरमेंट पूरी ना करी हो, मतलब जो मैटर्स बोले गए हैं वो मैटर्स उसमें ना दिए गए हो, साइन ना किया हो, इस तरह से। और लेट मी टेल यू, जो हमारा डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, बट जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस होता है उनमें ऑल डायरेक्टर, जितने भी सभी डायरेक्टर साइन मुझे चाहिए। उसके बाद ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर ऑफ कंपनी, मतलब सुनो, मेंबर्स अपने शेयर्स पब्लिकली बेचना चाह रहे हैं, मेंबर्स अपने शेयर्स पब्लिकली बेचना चाह रहे हैं तो बेच सकते हैं, बट कब और कैसे? सिर्फ थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब व्हेन द मेंबर्स वांट टू ऑफर देयर शेयर्स टू द पब्लिक,
तो सबसे पहले उनको कंसल्ट किससे करना पड़ेगा? बीओडी से करना पड़ेगा, और बीओडी फिर पब्लिकली उनके शेयर्स को लॉट करेंगे। सामने देखिए प्लीज, मेंबर्स बीओडी से कंसल्ट करके अपने सारे के सारे शेयर्स पब्लिकली ऑफर कर सकते हैं। लिसन, जब मेंबर अपने शेयर बीओडी के थ्रू बाहर बेचे, पब्लिकली बेचे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू बीओडी मेंबर्स के शेयर पब्लिकली बिकवाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। अब होता क्या है, मेंबर्स बीओडी को ऑथराइज करते हैं कि वो सारे एक्शन उनके बिहाफ पर ले सकते हैं। ऑल्सो मेंबर रिम्बर्स द कंपनी फॉर ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंपनी। अब जो बीओडी है वो एक्शन किसके बिहाफ पे ले रहा है? मेंबर के बिहाफ पे ले, तो फीस भी कौन देगा? मेंबर्स ही देंगे। समझे? अब सुनिए, मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट, जब ऑफर फॉर सेल होगा तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं आएंगी, मतलब ऑफर फॉर सेल में क्या क्या रिक्वायरमेंट नहीं आती है? पहला, रूल्स रिगार्डिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड स्टेटमेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस। मतलब ये चार चीजें ऑफर फॉर सेल में नहीं आती हैं। पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रूल, जो 90% आना चाहिए वो जरूरी नहीं होता इसमें। एप्लीकेशन में जो 25% आनी चाहिए वो भी जरूरी नहीं होती। कहाँ पैसे यूटिलाइज करेंगे वो भी देनी जरूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं शेयर, वो फर्दर इशू हो रहे हैं, दोबारा से इशू किए जा रहे हैं। और तीसरा, हमने कोई नॉन कंप्लेंस किया है या नहीं किया, वो स्टेटमेंट देने की जरूरत भी नहीं है। ये था हमारा कंप्लीट सेक्शन नंबर 28। नाम क्या था? ऑफर ऑफ सेल। हो जाएगा? अरे श्योर। जब मैं बीओडी को थ्रेश करते हैं कि आपको हमारे शेयर पब्लिकली बेचने हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट में नहीं आती? मिनिमम मिनिमम स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड स्टेटमेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस। वेरी गुड। उसके बाद सामने ध्यान दीजिए प्लीज, एवरी कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी जो पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, तो आज के टाइम पे उसको अपने सारे के सारे शेयर किस में करवाने पड़ेंगे? डीमेटलाइज फॉर्म में। किस में करवाने पड़ेंगे? डीमेटलाइज फॉर्म में। अनलिस्टेड कंपनी सिर्फ डीमेट फॉर्म में कर सकती है, और जो बाकी बची हुई कंपनी है वो या तो डीमेट फॉर्म में कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। मतलब जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं वो वाली बात, अनलिस्टेड नहीं, जो प्राइवेट कंपनी के हो या अदर देन लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स हो जो। आगे चलो, सेक्शन नंबर 30, दैट इज एडवर्टीजमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। एडवर्टीजमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, क्या बोला इसने? कि प्रोस्पेक्टस जब पब्लिकली एडवर्टीज करेंगे, प्रोस्पेक्टस जब हम पब्लिकली एडवर्टीज करेंगे तो क्या क्या चीजें उसके अंदर डलेंगी? पहला, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट क्लोज जिसको हम बोलते हैं, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ सिग्नेटरीज, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है ना? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर हेल्ड करके, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। इन ये सारे कंटेंट कहां पर डलेंगे? एडवर्टीजमेंट में डलेंगे। हो जाएगा? उसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 31, दैट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय शेल्फ? शेल्फ का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। इट मींस अगर कंपनी को एक टाइम पीरियड या एक लाइफ के अंदर अंदर मल्टीपल ऑफर लेके आने हैं, बट वो प्रोस्पेक्टस बार बार इशू करना नहीं चाह रहे, तो वो एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं और अगले 1 साल तक बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। जो पहली बार में प्रोस्पेक्टस इशू होगा उसको क्या बोलते हैं? हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। समझ गए? श्योर। देखिए, शेल्फ प्रोस्पेक्टस in respect of which securities are issued for subscription in one or more issue over a certain period of time without the issue of further prospectus। मतलब जब कंपनी अगले 1 साल के अंदर अंदर मल्टीपल ऑफर्स लेके आना चाह रही है बट नया प्रोस्पेक्टस इशू करना नहीं चाह रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। टू अवॉइड द अननेसेसरी रेपिटेशन एंड रिमेन वैलिड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और कंपनी ऐसा करती क्यों है? ताकि रिपीटिशन अवॉइड हो जाए। सेक्शन नंबर 31, फाइलिंग ऑफ सेल्स प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार। अब सामने देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया अपना। इसमें क्या बात है? इसमें बात दी जा रही है कि
जब भी कंपनी फर्स्ट ऑफर निकालेगी तो फर्स्ट ऑफर के टाइम पे ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस उसको आरओसी को सेंड करना पड़ेगा। जब हमने वो आरओसी को भेजा, भेजना है, अब उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? 1 ईयर। 1 साल शुरू कहां से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। जब पहला ऑफर ओपन हुआ ना, वहां के 1 साल के अंदर अंदर मल्टीपल सिक्योरिटीज वो इशू कर सकते विदाउट द इशूइंग ऑफ रिपीटेड प्रोस्पेक्टस। इन केस ऑफ सेकंड ऑफर, और एक बार सेल्फ इशू कर दिया तो अगले ऑफर के लिए फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं है। नीड तो है क्या इशू करने की? सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या करने की? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पास नंबर 2, फॉर्म नंबर पास 2। अब क्यों आता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम? सुनने का बड़े ध्यान से देखो। अब लेट से कंपनी ने अप्रैल में शेयर इशू किए थे, पहली बार आईपीओ लेके आया था, वो दिसंबर में लेके आना चाह रहे हैं, और अप्रैल में शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया था, क्योंकि दिसंबर में दूसरा प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड है? बोलो। बट 9-10 महीनों में क्या फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हुई होगी? नए कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर नहीं किए होंगे? बोलो। नए लोन ऑब्टेन नहीं किए होंगे? तो उनके बारे में वो कैसे बताएंगे? उनके बारे में वो इस फॉर्म में बताएंगे, पास्ट टू में, दैट इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और कंटेनिंग क्या, पहले ये पढ़ते हैं हम, क्या क्या चीज आएगी इसके अंदर? चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड डिटेल्स ऑफ न्यू चार्जेस क्रिएटेड एंड अदर चेंजेस। और ये हमें कब तक जमा करवाना है? विद इन 1 मंथ प्रायर टू द सेकंड ऑफर। जैसे मान लो 31 दिसंबर को मैं लेके आना चाह रहा हूं, तो मुझे 1 दिसंबर से पहले पहले इशू करना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा, और पब्लिकली भी इशू करना पड़ेगा। समझे? मतलब पिछले 1 महीने के अंदर अंदर हमें ये लेके आना पड़ेगा। Whenever a company received any advance for issue of security, before making any change, company shall intimate such change to other person, and if such person willing to withdraw the application, company need to refund all the money within 15 days। क्या बताएगा आप सब में से? बताइए प्लीज। इसमें ये बात, जैसे मान लो आप लोगों ने मुझे एडवांस मनी दे दिया था कि जो आपका सेकंड ऑफर आएगा ना, उस टाइम पे सिक्योरिटीज हमें लोड कर देना, और मैंने आप लोग का एडवांस मनी रिसीव करके रख लिया अप्रैल में। जब दिसंबर में मैंने प्रोस्पेक्टस और इन्फॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस नहीं, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू किया, तो उस टाइम पर आपको देख के लगा कि नहीं, हमें पैसे इस कंपनी में नहीं लगाने चाहिए, लायबिलिटीज काफी बढ़ गई हैं, तो क्या आप लोग विड्रॉ कर सकते हो अपना एडवांस दिया हुआ पैसा? बोलो। और कंपनी को जब रिक्वेस्ट आएगी विड्रॉ करवाने की, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर सारा पैसा वापस देना पड़ेगा। ये बात है यहाँ पे, कि अगर कंपनी को कोई एडवांस मनी मिला है और बाद में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देख के व्हाट शेयर होल्डर्स इंटेंडेड कि हमें इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना, तो वो लोग अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं कंपनी को अप्लाई करके। अप्लाई कितने दिन में करना पड़ेगा? कितने दिन में? बट कंपनी का पैसा रिफंड कितने दिन में करना पड़ेगा? 15 days ऑफ रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट है उसके 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। और जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस था, साथ में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, क्या माना जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या माना जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। शैल आई मूव? बोलिए जरा। उसके बाद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट कंटेन, prospectus which does not contain the complete particular quantity of shares and price of the share। मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर ना तो शेयर की फुल वैल्यू दे रखी हो, कितने प्राइस पर शेयर निकलेगा या कितने शेयर हम इश्यू करेंगे वो लिख रखा हो, तो उसको हम कौन सा प्रोस्पेक्टस बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। टाइमिंग क्या होती है रेड हेरिंग इशू करने की? एक्चुअल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले। आरओसी को कब इशू करना है? एटलीस्ट 3 दिन पहले, जब हमने सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन करी कि किसको शेयर मिले हैं, उसके एटलीस्ट 3 दिन पहले। ऑब्लिगेशन सेम रहती है। और जब ऑफर हमारा क्लोज हो जाएगा तो मुझे एक नया प्रोस्पेक्टस इशू करना है, जिसके अंदर मिसिंग डिटेल्स भी डाली जाएंगे। रेड हेरिंग में कौन सी डिटेल्स मिसिंग होती है? क्वांटिटी ऑफ शेयर्स एंड प्राइस ऑफ शेयर्स। वो डिटेल्स डाल के मुझे एक नया प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। आगे चलो, कंटेंट हैवी तो नहीं हो रहा। उसके बाद एवरेज प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? समराइज प्रोस्पेक्टस। अब ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर प्रोस्पेक्टस के कुछ सेलिएंट फीचर हो, बल्कि हम प्रोस्पेक्टस का मतलब प्रोस्पेक्टस की समरी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज। बताइए, प्रोस्पेक्टस की कंप्लीट समरी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोस्पेक्टस। और
हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एवरेज प्रोस्पेक्टस जोड़ा जाएगा। बट एवरेज प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट कब नहीं आती, या तो हम अंडरराइटर को दे रहे हैं एग्रीमेंट, या फिर हम पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रहे, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही पैसा या फिर ऑफर दे रहे हैं। तीन केस है कब एवरेज नहीं आता। पहला, अंडरराइटर का एग्रीमेंट करने के लिए ऑफर दे रहा हूं मैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं, या पब्लिक को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई पर्सन रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एवरेज नहीं, मुझे तो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस देखना है, तो उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और पेनल्टी कितनी, 50,000 पर डिफॉल्ट। कितनी पेनल्टी, 50,000 पर डिफॉल्ट। आगे चलो। तो ये था हमारा एवरेज प्रोस्पेक्ट। अब देख लिया हमने क्या पढ़ा अभी तक। देखो, बस ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं थोड़ा सा ना, कि हमारे कितना ध्यान है हमें। सबसे पहले हमने शुरू किया था चैप्टर, प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा था, सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा था, फिर रेगुलेशंस पढ़ा था। सेबी किंग को रेगुलेट करता है डिविडेंड को और इशू एंड ट्रांसफर को। बाकी सारी चीजों को कौन डील करता है, सीजी। फिर हमने सेक्शन 25 पढ़ा था, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वो दो कंडीशन थी उसकी, 6 महीने के अंदर अंदर हो गया वो इशू, और पूरा पैसा रिसीव ना हुआ हो, ये सब था ना। और फिर हमने 26 सेक्शन पढ़ा था कि क्या क्या कंटेंट आएगा बेसिक साथ। 27 किस चीज का था, वेरिएशन का। तीन वेरिएशन होता है, एग्जिट ऑफर, जीएमएसआर एंड न्यूज़पेपर। और फिर हमारा आया था शेल्फ, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हमें मल्टीपल ऑफर लेके आने हैं तो हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। फिर रेड हेरिंग था, कि कंप्लीट पर्टिकुलर्स ना उसको रेड हेरिंग बोलते हैं। लास्ट हमने क्या पढ़ा, हाँ, एवरेज प्रोस्पेक्टस समराइज फॉर्म ऑफ फुल फ्लैश प्रोस्पेक्टस इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोस्पेक्टस। और कभी ये रिक्वायर नहीं होता अगर एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हैं, या फिर पब्लिक एक्सेस नहीं कर रहे हैं, या फिर एक रह गया सोचो, पहला रह गया क्या था, अंडरराइटर के साथ हम एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, उस टाइम पर मुझे प्रोस्पेक्टस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ ऐसी बात डाली गई हो जो कि फॉल्स हो, या फिर रॉन्ग इंप्रेशन आ रहा हो जिससे, या फिर या तो जानबूझ के हो या फिर गलती से हो, तो कंपनी के अगेंस्ट शेयर होल्डर की दो राइट्स आते हैं। पहला, राइट टू क्लेम द डैमेजेस। अब रेस्किशन का राइट कब आएगा, व्हेन, ये यहां से करना है, बुक में से नहीं करना है, आपको लिख लो रेफर नोट्स। रेस्किशन का राइट कब आएगा, व्हेन जिस पर्सन ने शेयर परचेज किए हो प्रोस्पेक्टस को देख के, और उसके अंदर कुछ अनट्रू इंफॉर्मेशन हो, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, रेस्काइंड। अफेक्ट, अगर अनट्रू स्टेटमेंट देख के किसी भी शेयर होल्डर ने शेयर परचेज कर लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल, और कॉन्ट्रैक्ट रेस्काइंड भी कर सकता है। एक्सेप्शन, कब राइट टू रिस्काइंड नहीं आएगा, कब राइट टू रिस्काइंड नहीं आएगा, ये तो सब्सिक्वेंट परचेजर हो या सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। मतलब कोमल ने मेरी कंपनी के शेयर प्रोस्पेक्टस देख के परचेज किए थे, कोमल से शेयर आपने ले लिए, तो आप क्या हुए, कंपनी के सब्सिक्वेंट परचेजर। राइट टू रिस्काइंड आपके पास नहीं है, बट था किसके पास, इनके पास था, कि फर्स्ट परचेजर थे, प्रोस्पेक्टस देख के इन्होंने परचेज किया था ना कि आपने। और या फिर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या होता है, जब कंपनी इंकॉर्पोरेट हो रही होती है तो उस टाइम पर हमें कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम डालने होते हैं, राइट। अब कि हम इतने शेयर्स ले लेंगे, ये मैं आपको इंकॉर्पोरेशन में बताऊंगा, कि जब कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है तो उस टाइम पर जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो एग्री करते हैं कि कंपनी इंकॉर्पोरेट होने के बाद इतने इतने शेयर्स हम होल्ड कर लेंगे। अब शेयर होल्डर के बाद में वो भी बने हैं, बट क्या उन्होंने ये डिसीजन प्रोस्पेक्टस देख के लिया था, बोलो हाँ या ना, नहीं। तो हाउ कैन द कंपनी विल बी लाइबल फॉर प्रोस्पेक्टस, जब प्रोस्पेक्टस देख के उन्होंने शेयर ही नहीं लिए, तो कंपनी लाइबल कैसे हो सकती है, हो जाएगा। डैमेजेस, डैमेजेस का एक्शन कब आएगा, जहां पर कुछ फ्रॉड हुआ हो। और बट डैमेजेस लेने के लिए, सुनिए, फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है, डैमेजेस लेने के लिए क्या क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला, मिस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, और पार्टीज ने उसके ऊपर एक्ट भी किया हो, और सामने वाले को कुछ लॉस भी हुआ हो। तो क्या तीन कंडीशन है, पहला क्या, प्रीरिक्विजिट क्या आया, सबसे पहला कुछ अनट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए, सामने वाले ने उसके ऊपर एक्ट किया हो, और कुछ
लॉस भी सफर हुआ हो। समझे? तभी उसके पास क्या आएगा? राइट टू क्लेम द डैमेजेस। अब दो सेक्शंस हम पढ़ेंगे इसमें, सेक्शन नंबर 35 एंड सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 35 एंड सेक्शन नंबर 34। 34 किस चीज का है? क्रिमिनल लायबिलिटी। 34 किस चीज का है? बोलिए ना। क्रिमिनल। 35, 34, 35 सिविल। तो पहले कौन सी पढ़ेंगे हम? सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी क्या होता है? देखो दो तरह की लायबिलिटी होती है, जिसमें कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन आते हैं, उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। क्या? पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, या फिर आप कहो डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिविल लायबिलिटी। ऑफेंस क्या है? लॉस और डैमेजेस टू द इन्वेस्टर। कौन लाइबल होगा इसके लिए? तो सेक्शन 35 हम पढ़ रहे थे। सेक्शन 35 में क्या था? ऑफेंस क्या है? सबसे पहले कि इन्वेस्टर को लॉस होना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन लाइबल होगा लॉस को रिकवर करने के लिए? या तो डायरेक्टर, या फिर ऑथराइज्ड पर्सन, या प्रमोटर, या फिर एक्सपर्ट। Liability क्या है? In addition to the punishment under section 36, also liable to pay the compensation to the person who suffered the loss। जो 36 में पेनल्टी लिखी गई है, उसके साथ साथ जिस पर्सन को लॉस हुआ है उस पर्सन को मुझे रिम्बर्समेंट भी देना पड़ेगा। एक्सेप्शन वेयर द पर्सन इज नॉट लाइबल। जो हमारे एक्सपर्ट है, मतलब जो ऊपर वाले पर्सन हैं, सामने देखो, जो ऊपर वाले पर्सन हैं, ये कब लाइबल नहीं होंगे? पहला, जब उसने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया हो, जब उसने पब्लिक नोटिस दिया हो कि प्रोस्पेक्टस मेरी कंसेंट के बिना इशू हुआ है, या फिर स्टेटमेंट किसी अथॉरिटी के, किसी एक्सपर्ट के अथॉरिटी पे दिया हो, मतलब किसी की स्टेटमेंट पर बिलीव करके दिया हो, रीजनेबल ग्राउंड हो कि ये चीज बिल्कुल सही है, एंड स्टेटमेंट वाज अ ट्रू कॉपी ऑफ सम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो 5 केसेस मैंने आपको पढ़ाए अभी, जिसमें एक्सपर्ट लाइबल नहीं होता। पहला क्या? जहां पर कंसेंट उसने विड्रॉ कर लिया हो, जहां पर कंसेंट तो दी हो बट उसने पब्लिक नोटिस दिया हो कि मेरी कंसेंट के लिए मैं लाइबल नहीं हूं, या तीसरा वो प्रूव कर दे कि प्रोस्पेक्टस मेरी कंसेंट के बिना इशू हुआ है, या फिर उसने स्टेटमेंट एज एन अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट दिया था, किसी की स्टेटमेंट पर बिलीव करके दिया था, या फिर किसी डॉक्यूमेंट का ऑफिशियल एक्सट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए उसने अपना कंसेंट दिया था, और जब वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही गलत निकला तो उसके एक्सपर्ट की कोई गलती नहीं है। Personal liability without any limitation for all the losses that have been incurred by the investors will be personally liable। तो सेक्शन 35 में हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 35 में मैंने आपको पढ़ाया, सिंपली ये चीज ना सिर्फ एक बार में डील करता है कि अगर प्रोस्पेक्टस की वजह से किसी भी इन्वेस्टर का लॉस हो गया है ना, तो जो उसको लॉस हुआ है ना, उसके लिए एक्सपर्ट लाइबल होगा। जिस पर्सन ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था वो पर्सन लाइबल होगा। सामने वाले पर्सन को जितने भी डैमेजेस हुए हैं, जितना भी लॉस हुआ है, लॉस की पाई पाई की भरपाई डायरेक्टर्स को, एक्सपर्ट को करनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि कब वो लोग लाइबल नहीं होते, या तो एक्सपर्ट कंसेंट नहीं दिया, दे के विड्रॉ कर लिया, पब्लिक नोटिस दे दिया, या किसी एजेंट एक्सपर्ट की अथॉरिटी पे दिया हो, या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए दिया हो, तो उस टाइम पर एक्सपर्ट लाइबल नहीं होता। बस आगे चल सकता हूं मैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 34, दैट इज क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। बात ऐसी है, अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया था जानबूझ के मिसलीडिंग करते हुए, मतलब हमें पता था कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ गलत चीज डली हुई है, बट फिर भी मैंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, तो हर एक वो पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस इशू किया है उसकी लायबिलिटी कैसी होगी? 447, 447 की लायबिलिटी उसकी होगी। एक्सेप्शन मतलब कोई भी पर्सन लाइबल कब नहीं होगा? या तो वो प्रूव कर दे कि जो गलत चीज डाली हुई है ना वो इमेटीरियल है, मतलब जरूरी नहीं है, या फिर वो डालनी काफी ज्यादा जरूरी थी। मतलब मान लो कोई चीज नहीं डालनी और वो जरूरी थी, कोई चीज ओमिट कर दी हमने, अगर वो प्रूव कर दे कि ओमिशन जरूरी था तो पनिशमेंट इंपोज नहीं होगी। और क्रिमिनल लायबिलिटी में सामने वाले को लॉस होना जरूरी नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, सिविल में लॉस होना जरूरी है, क्रिमिनल में लॉस होना जरूरी नहीं है। सिविल में जरूरी है, क्रिमिनल में नहीं है। सिविल में जरूरी है, क्रिमिनल में जरूरी नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है, समझे? अब उसके बाद तो मैंने आपको भी पेनल्टीज के दो सेक्शन करवाए। पहला सेक्शन कौन सा? 34। दूसरा कौन सा? नहीं 34 तो 34 भी हो, 35 भी हो गया। 35 डील किस में करता है? सिविल में। 34 डील किस में करता है? क्रिमिनल में। क्रिमिनल में सामने वाले का नुकसान होना जरूरी नहीं, बट गलत स्टेटमेंट होनी चाहिए।
फ्रॉडलेंट इंटेंशन होनी चाहिए बस। अगर वो इंटेंशन है तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी लग सकती है, समझे। बट सिविल कब लगेगी? जब सामने वाले को नुकसान हुआ, मतलब उसने प्रोस्पेक्टस पे बिलीव किया हो, इंड्यूस हुआ हो, एक्ट किया हो, और फिर पेनल्टी, सॉरी, फिर उसको नुकसान हुआ हो। क्लियर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 36। 36 सेक्शन क्या है? हेलो, हेलो, गुड इवनिंग टीना, कैसे हो? बहुत बढ़िया टीना, बताइए। हाँ, क्लास में था टीना, क्या हुआ? मैं 4:30 के बाद फ्री हो जाऊंगा टीना। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? क्या पूछना था, पूछो फिर। आ जाओ फिर, 4:30 के बाद आ जाओ। हम्म, उससे पहले तो क्लास है टीना। ठीक है, 4:30 बजे आ जाना, फ्री हूँ मैं फिर उस टाइम पे। ठीक है टीना। बस सेक्शंस देखो, ये मैं आ रहा हूँ अभी, 36 सेक्शन देखो। लाइट ऑन कर लो श्रेया, ये वाली। देखिए, उसके बाद हमारा एक और सेक्शन आ रहा है, दैट इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंट इंड्यूसिंग द पर्सन टू इन्वेस्ट द मनी। डू यू नो व्हाट इज इंड्यूसिंग? इंड्यूसिंग क्या होता है? दबाव डालना है, किसी को प्रेरित करना। मतलब अगर कंपनी अपने झूठे वादों के साथ, अपने झूठे डॉक्यूमेंट के साथ किसी को इन्फ्लुएंस करती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको बेशुमार पैसा मिलेगा, और वो गलत है, तो कंपनी लायबल कौन से सेक्शन में होगी? बोलिए। 447 में। कौन सेक्शन में? 447 में। सो एनी पर्सन knowingly और अदरवाइज मेक एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। अगर किसी पर्सन ने, कंपनी के किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट करी जो कि फॉल्स है, या कि मेटेरियल फैक्ट छुपाया है, जस्ट टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन, सामने वाले को ठगने के लिए, ताकि वो हमारे साथ एग्रीमेंट में आ जाए और हमारे सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर ले, या फिर हमारा क्या बन जाए, अंडर राइटर, या फिर ऐसा एग्रीमेंट जिसमें मेरा इंटेंशन क्या हो, टू ऑब्टेन द क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंक, या फिर एन एग्रीमेंट the purpose of which is to secure the profit to any party from the securities or on fluctuation in the value of securities, या फिर किसी को प्रॉफिट कमा के देना उस एग्रीमेंट के थ्रू। तो मेरे तीन इंटेंशंस हैं, तो वहां पर 447 में कंपनी रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। तो अभी मैंने आपको सेक्शन में 36 में क्या करवाया? सेक्शन 36 में मैंने आपको करवाया कि अगर कोई कंपनी किसी पर्सन को इंड्यूस करती है, फॉल्सली इंड्यूस करती है, पर क्यों क्यों करती हैं? ताकि वो उसकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर ले, या फिर उसकी सिक्योरिटीज को वो अंडर राइट कर ले, या फिर कोई बैंक उसको क्रेडिट फैसिलिटी दे दे, या कोई प्रॉफिट कमाने के लिए इंड्यूस करते हैं किसी पर्सन को, तो हर एक वो पर्सन लाइबल किस में होगा? 447 में। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बोलिए, कोई डाउट है? महक, एनी डाउट? और करवा दूं? जल्दी बोलो, हाँ या ना बोलो। हैवी तो नहीं हो रहा ना? ठीक है। उसके बाद देखिए, सेक्शन नंबर 37। सेक्शन 37 क्या है? एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। क्या सेक्शन है? एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। इट मींस कोई भी पर्सन, या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन, या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो किसी गलत स्टेटमेंट से अफेक्ट हुआ है, जो किसी गलत स्टेटमेंट से अफेक्ट हुआ है, तो वो कंपनी के ऊपर शूट फाइल कर सकता है। कंपनी के ऊपर शूट फाइल कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास एक्शन शूट। डू यू नो व्हाट इज क्लास एक्शन शूट? क्लास एक्शन क्या होता है? मतलब एक प्रोस्पेक्टस से 1,000 पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है, 1,000 पॉपुलेशन, और 1,000 पॉपुलेशन को डैमेज हुए हैं, तो ये तो 1,000 के 1,000 कंपनी के ऊपर केस कर दे, अलग अलग केस कर दे, 1,000 केस हो जाए कंपनी के ऊपर, या 1,000 पर्सन एक पर्सन को अपॉइंट करे कि वो हमको रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास एक्शन शूट। जैसे, क्या रेगुलर क्लास का कुछ ध्यान आ गया?
जैसे ये मछली जा रही है, ठीक है, इसके पीछे पीछे कौन सी मछली जा रही है, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां। तो ये सारी मछली छोटी छोटी किसको फॉलो कर रही हैं, बड़ी मछली को फॉलो कर रही हैं। तो ये कौन सा होता है, क्लास एक्शन होता है कि काम मेक करेगा, उसको फॉलो या रिप्रेजेंट की बहुत सारों को करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास एक्शन शूट। इट मीन्स class action is a group of person against a person who has caused common harm to the entire group। class action क्या होता है, मतलब अगर किसी पर्सन ने किसी एंटायर ग्रुप को हार्म किया है, तो एक पीपल जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा उसको बोलते हैं क्लास एक्शन। इस टाइप ऑफ शूट्स में पूरे ग्रुप को प्रेजेंट होने की नीड नहीं है, सिर्फ एक पेटिशनर फॉलो हो सकता है, पेटिशनर रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है क्लास एक्शन शूट का, सेपरेट केस फाइल नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक केस फाइल करके हम अपना डैमेज ले सकते हैं। तो ये कौन सा सेक्शन था अपना, सेक्शन नंबर 37, दैट इज एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। अफेक्टेड पर्सन कौन होते हैं, मतलब एक पर्सन ने कई सारे बंदों को अफेक्ट किया है, तो कई सारे बंदे अलग अलग शूट फाइल करने के बजाय एक पर्सन को अपॉइंट करके एज एन रिप्रेजेंटेटिव उससे शूट फाइल करवा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास एक्शन शूट। उसके बेनिफिट क्या होता है कि अलग अलग केस फाइल नहीं करना पड़ता, या फिर बोलो, या फिर बोलिए यार, पूरे ग्रुप को कोर्ट में प्रेजेंट होने की नीड नहीं हो, सिर्फ एक पेटिशनर रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर, आगे चलो। उसके बाद सेक्शन नंबर 38, 38 सेक्शन क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन। ये क्या है, प्लीज मुखोटा मत बोलना जो लिखा हुआ है इस पे, बताओ, व्हाट डज इट डिक्टेट्स। वेरी गुड, है कुछ और दिख कुछ और रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनेशन। जैसे ये प्रिटेंड कर रहा है कि इसको सब कुछ आ रहा है समझ, बट इसको नींद आ रही है, तो मतलब पर्सोनेशन, मतलब है कुछ और दिखा कुछ और रहा है, उसे को क्या बोलते हैं हम, पर्सोनेशन। सो बात ऐसी है, सुनो ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है ये। अगर कोई पर्सन गलत नाम से, गलत सरनेम से, गलत आधार कार्ड से एक से ज्यादा एप्लीकेशन करके शेयर एक्वायर कर लेता है, तो वो पर्सन 447 में रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। जैसे यहां पर महक है, ओके, अब महक ने एक शेयर अलॉट कर दिया, एक लोट अलॉट कर दिया, मतलब अप्लाई कर दिया। अब कंपनी देगा नहीं देगी वो कंपनी के ऊपर होता है, लोट्स में नहीं, लकी ड्रॉ निकलते हैं बेसिकली। अब महक को एक और अप्लाई करना है, तो महक ने अपना आधार कार्ड में क्या चेंज करवा लिया, महक खुराना। ओके, अब पर्सन तो एक ही है ना, पर्सन तो एक ही है, बट वो शो क्या करे कि मैं दो पर्सन हूं, है कोई और दिखा कुछ और रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनेशन। सो वेयर अ पर्सन, सुनिएगा ध्यान से, वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन इन अ फिक्टिशियस नेम, मतलब जो नाम है ही नहीं उस नाम से अप्लाई कर रही है। पर्सन मेक एन एप्लीकेशन डिफरेंट नेम, मतलब महक खुराना और महक, और इंड्यूस द कंपनी थ्रू एनी मोड टू अलॉट द सिक्योरिटीज, किसी भी तरह कंपनी को इंड्यूस करते हैं कि वो सिक्योरिटीज को अलॉट करे, तो कंपनी कितने सेक्शन में लेबल मानी जाएगी, 447 में। और कोर्ट डिसजॉर्जमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं। डिसजॉर्जमेंट का ऑर्डर क्या होता है कि जिस भी पर्सन ने वो सिक्योरिटीज एक्वायर करी उससे सारा का सारा पैसा जब्त कर लो। जब्त करने को क्या कहते हैं, डिसजॉर्जमेंट। क्या कहते हैं, डिसजॉर्जमेंट, बस। हाँ इतना सिर्फ, बुक में भी इतना ही है क्या, नहीं सिर्फ इतना ही है बस, बुक में भी आप कंसाइज करोगे ना उसको, इतना ही निकल के आएगा, वो रिपीटेड मोड में दे रखा होगा सिर्फ। ओके, तो आपको ये याद करना है, सुनो ध्यान से, या तो फिक्टिशियस नेम में हो, डिफरेंट नेम में हो, या फिर किसी और कंपनी को किसी और तरीके से कंपनी को इंड्यूस करके वो सिक्योरिटी से लोड कर दे, तो हर एक वो पर्सन जो इंड्यूस कर रहा है तो वो लाइबल होगा 447 में। इसके अलावा जितने भी सेक्शंस है ना, वो बात करते हैं कंपनी के पनिशमेंट की, और ये बात करता है बाहर के शेयर होल्डर। Now, our next section is section number 447, that is punishment for fraud। जो भी हम लोग पर सेक्शंस पढ़े हैं, 34 हमने पढ़ा, 35 हमने पढ़ा, 36 हमने पढ़ा, उन सब में पेनल्टी कौन सी है, 447 की। एंड नाउ हाउ एग्जैक्टली 447 इज
देखो 447 क्या बोलता है, अगर किसी पर्सन ने कोई फ्रॉड किया है जिसका अमाउंट या तो 1% ऑफ टर्नओवर हो या 10 लाख हो, दोनों में से जो भी कम है ना उतना अमाउंट हो। क्या बोला उसने, जितना हमारा फ्रॉड है वो 10 लाख हो या फिर 1% ऑफ टर्नओवर, इन दोनों में से जो भी कम, उससे भी कम हो, तो फ्रॉड फाइन कितना, अप टू 50 लाख, एंड या और इम्प्रिजमेंट कितने, अप टू 5 इयर्स। ये जब है जब फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख ऑन 1% ऑफ टर्नओवर विच इज लोअर से भी कम हो। बट अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड इतना इतने से ज्यादा हो, सर कितना, 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच इज लेस, जितना और उससे ज्यादा हो, तो फाइन कितना, इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और मैक्सिमम कितना, 3 टाइम ऑफ फ्रॉड, एंड साथ में इम्प्रिजमेंट अप टू 10 इयर्स एंड स्टार्टिंग विद 6 मंथ्स। बट अगर कोई भी फ्रॉड का अमाउंट हो, चाहे 10 लाख या 1% टर्नओवर से कम हो, उतना हो या ज्यादा हो, उसमें अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो अमाउंट ऑफ फ्रॉड कितना होगा, इक्वल टू और 3 टाइम्स, एंड साथ में इम्प्रिजमेंट कितनी, 3 ईयर टू 10 इयर्स। नेक्स्ट आता है सेक्शन में 39 क्या बोलता है, व्हाट इज अलॉटमेंट। अगर हम सिक्योरिटीज की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, कम से कम 90% तक हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन पर पैसा कितना आना चाहिए, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी ने बोला हुआ है कि कम से कम 25% ऑफ इशू प्राइस का, 25% ऑफ इशू प्राइस का एप्लीकेशन के टाइम पर आ जाना चाहिए, और अगर ऑफर फॉर सेल है तो पूरा का पूरा पैसा आ जाना चाहिए। कंसिक्वेंसेस क्या है अगर मिनिमम अमाउंट नहीं आया तो, अगर मिनिमम अमाउंट नहीं आया, मतलब 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ या 25% तक एप्लीकेशन पर नहीं आया, कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर, तो जितना भी पैसा हमें रिसीव हुआ है पार्शली, वो सारा का सारा हमें विद इन 15 डेज रिफंड करना पड़ेगा। कौन से इंटरेस्ट पे, 15% पर एनम के इंटरेस्ट पे। और कौन से बैंक अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा, जिस बैंक अकाउंट से पैसा आया था उसी बैंक अकाउंट में मुझे उसको रिफंड करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जो कंपनी है वो एक रिटर्न फाइल करेगी आरओसी को, कंपनी आरओसी को एक रिटर्न फाइल करेगी जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किस में जाती है, पास 3 में जाती है और 30 डेज के अंदर अंदर जाती है। 30 डेज कहाँ से, जब हमने अलॉटमेंट पूरी की उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी आरओसी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भेजेगी, जिसके अंदर डिटेल्स क्या जाएंगी, लिस्ट ऑफ अलॉटी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड अलॉट टू ईच पर्सन, जितने सिक्योरिटी हमने हर पर्सन को अलॉट करी हैं। एडिशनल अटैचमेंट क्या जाएगा, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने बने हैं, प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। अगर मैंने अदर देन कैश, बात ऐसी है, अगर पैसा आ रहा है वो सिक्योरिटी इन कैश बोलते हैं हम उसे, बट अगर सिक्योरिटी इशू करने के बदले में हम एसेट्स ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटी अदर देन कैश। तो पास 3 में वो कॉन्ट्रैक्ट अटैच किया जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी और इतने शेयर हम उसके बदले में इशू करेंगे। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है कि कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट लाइबल कितने रुपए के लिए है, 1000 पर डे और रुपीज 1 लाख विच एवर इज लेस। देन सेक्शन नंबर 40, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है इस पे, सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन अ स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन अ स्टॉक एक्सचेंज, क्या बोला इसने, कोई भी पब्लिक ऑफर लेके आने से पहले कंपनी को या तो एक स्टॉक एक्सचेंज में या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक में अप्लाई किया है तो एक की अप्रूवल आनी चाहिए, अगर एक से ज्यादा में अप्लाई किया तो ज्यादा की अप्रूवल भी आनी चाहिए, मतलब जितनों में अप्लाई किया है सबकी अप्रूवल आनी चाहिए। और प्रोस्पेक्टस के अंदर उन स्टॉक एक्सचेंजेस का नाम भी डालना है, और जो पैसा मेरे को रिसीव हुआ है वो मुझे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, जो कि या तो रीपेमेंट के लिए यूज होगा या जिस चीज के लिए अलॉटमेंट की थी उसको एडजस्ट करने में यूज होगा, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने पैसा मंगवाया था उसी ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करने के लिए वो पैसा यूज होगा। अगर हमने प्रोस्पेक्टस में ऐसे की बात डाली कि कंडीशन तो हमारे ऊपर लगती ही नहीं है, वेव ऑफ होती है, तो ये वॉइड माना जाएगा। डिफॉल्टिंग कंप्लायंस, कंपनी के ऊपर 5 लाख टू 50 लाख, ऑफिसर के ऊपर 50,000 टू 3 लाख रुपीज। कमीशन कितना पे किया जाएगा अंडरराइटर को, अंडरराइटर कमीशन वी कैन से, अगर शेयर का केस है या फिर डिबेंचर का केस है, शेयर का केस है तो मैक्सिमम कमीशन कितना, 5% ऑफ प्राइस और लेस रेट विच एवर इज, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, 5% और एनी लेस रेट विच एवर इज लेस, समझे, विच एवर इज लेस। एंड और डिबेंचर का केस 2.5% और मेंशन इन द आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। सुनो, शेयर के केस में कितना,
5%, और डिवेंचर के केस में कितना, 2.5%, 2.5। और पेमेंट उसी सिक्योरिटी के उस पे की जाएगी जो सब्सक्राइब हुई है और जो पब्लिक को इश्यू करे गए हैं, कमीशन सिर्फ उन पे दिया जाएगा। सोर्सेज क्या होंगे इस पैसे की, जो हम कमीशन देंगे उसके सोर्सेज क्या होंगे पैसे की, जो प्रोसीड आएंगे वहां से, या प्रॉफिट हुआ है वहां से, या दोनों में से हम इशू कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू कमीशन, कमीशन को लेके क्या क्या चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अंडर का नाम क्या है, कितना कमीशन का रेट हमको दे रहे हैं और कितना अमाउंट दे रहे हैं, और कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटी जिसने अंडर करी है। समझे। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट, जब जैसे अब लेट से महंग मेरे अंडर राइटर है, तो इनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मुझे प्रोस्पेक्टस के साथ भी अटैच करनी पड़ेगी और आरओसी को डिलीवर भी करनी पड़ेगी। और पार्ट टू एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज सेक्शन नंबर 42। और लगाओ कि 90% क्वेश्चन इस पे बनेगा ही बनेगा, फोर शो, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। समझे। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जब पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी अपने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन से शेयर्स इशू करवाते हैं या फिर इनवाइट करते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। सो व्हाट डज इट मीन, एन इनविटेशन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। मेड ओनली टू सिलेक्टेड ग्रुप, कितने लोगों को हो सकता है, 200 इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 200 पर्सन। जो कौन सिलेक्ट करेगा, बीओडी सिलेक्ट करेंगे एसआर पास करके, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइड पर्संस। अब इन 200 पर्संस में कौन कौन इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब जो 200 की बास्केट है उसके अंदर कौन कौन नहीं डाला जाएगा, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। रिस्ट्रिक्शन वुड बी रिकाउंट इंडिविजुअल फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। मतलब जो 200 की लिमिट है ना, एक तो वो हर साल अलग अलग अप्लाई होगी, दूसरा हर सिक्योरिटी पे अलग होगी, मतलब डिवेंचर तो उसके 200 अलग पर फाइनेंशियल ईयर, प्रेफरेंस है उसके 200 पर फाइनेंशियल ईयर, इक्विटी है तो उसके भी 200 पर फाइनेंशियल ईयर। समझे या नहीं समझे। एनबीएफसी को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को ये रूल्स फॉलो करने की नीड नहीं है। अगर कभी भी, लिसन एवरीवन, अगर कभी भी, अगर कभी भी 200 से ज्यादा पर्सन को सिक्योरिटीज अलाउड किया जाता है, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, उसको पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। ओके, मैनर क्या रहेगी सामने देखिए प्लीज। सबसे पहला, हर एक आइडेंटिफाइड पर्सन को मुझे एप्लीकेशन देनी है, और एप्लीकेशन के अंदर राइट ऑफ रिनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई राइट नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन किसी और को शेयर इशू या ट्रांसफर या अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एसआर में क्या क्या चीज लिखी जाएंगी, पार्टिकुलर क्या है, ऐसा बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, कौन सी सिक्योरिटीज है, प्राइस क्या है, प्राइस का जस्टिफिकेशन क्या है, वैल्यूअर का नेम क्या है, कितना पैसा रेज करना चाह रहे हैं, उधर मटेरियल टर्म्स। और डिवेंचर के केस में एसआर अप्लाई नहीं होगा अगर वो 181 की लिमिट के अंदर अंदर है तो, बट एसआर वंस इन ईयर एप्लीकेबल होगा, मतलब हर इशू में मुझे एसआर पास करने की नीड नहीं है, सिर्फ एक एसआर पास करूंगा और कंप्लीट ईयर की उसकी वैलिडिटी रहेगी। कब, जब डिवेंचर का अमाउंट अप टू 100% ऑफ पीएससी एफआर प्लस एसपीए हो, मतलब 181 की लिमिट में आता हो। और अगर क्यू आई बीज है तो उसको भी वन फाइनेंशियल ईयर में ओनली वन एसआर। समझे। उसके बाद दोबारा बताऊं मैं, कौन सा, ये वाला और ये वाला। देखो दो केस है, जनरली क्या बोला है कि मैं एसआर पास करना पड़ेगा पीपी लाने के लिए, समझे, हर बार 200 पर ईयर होते हैं ना, तो लगा लो अब की बार 50 लेके आ रहा हूं मैं, 2 महीने बाद फिर 50, उसके 2 महीने बाद फिर और 50, तो क्या हर बार मुझे एसआर पास करना पड़ेगा, हाँ हर बार करना पड़ेगा। बट अगर डिवेंचर का केस है और लिमिट 180 के अंडर आती है, यूनिटी सेक्शन के अंडर आती है, तो साल में एक बार एसआर पास करूंगा और दोबारा एसआर पास करने की नीड नहीं, और वही केस क्यूआईबी के केस में होता है। फिर रिजोल्यूशन मुझे आरओसी को भी फाइल करना पड़ेगा, फेमा के रूल्स कंप्लाई करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सुनिए एक बार, जो कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म आर नहीं मेंबर्स को देती है, जो आइडेंटिफाइड पर्सन है उनको देती है, तो कौन से फॉर्म में जाएगा, पास 4 में जाएगा, जो हमारा फॉर्म नंबर होता है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। वो फॉर्म नंबर सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, प्रॉपरली एड्रेस्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए, और 30 दिन के अंदर अंदर मुझे उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब जब मैंने बोला कि मुझे सुमित से पैसा लेना है, तो पास 4 में मुझे इसका एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, जो मैंने सोचा कि सुमित से पैसा लेना है, जो मैंने इसका नाम लिस्ट में डाला उसके 30 दिन के अंदर अंदर। समझे। और रिकॉर्ड मेंटेन करना कि किसने मुझे कितना पैसा लिया है, तो वो हम मेंटेन करेंगे पास 5 में। अब पर्सन जैसे सुमित को मैंने, सॉरी 5 है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो मैं तेरे को एप्लीकेशन दूंगा ना सुमित, वो जाएगा 4 में।
समझा। और मैं रिकॉर्ड मेंटेन, रजिस्टर मेंटेन करूंगा कितने बंदों से मैंने इतना पीपी लेके आया हूं मैं, तो वो कौन से फॉर्म में करूंगा, पास 5 में। मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग, व्हाट इज मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग, मतलब कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। मनी बाय चेक जाना चाहिए, बाय डीडी जाना चाहिए, बैंकिंग चैनल जाना चाहिए, पेमेंट बैंक के थ्रू आनी चाहिए। जॉइंट होल्डर का केस है तो पैसे किससे आने चाहिए, जो प्राइमरी होल्डर है। और कंपनी ये पैसे यूज नहीं कर सकती जब तक उसने सारी कंप्लाइंसेस पूरी नहीं कर दे, सेक्शन नंबर 42 की, मतलब जब तक उसने आरओसी को डिलीवर नहीं कर दी रिटर्न, तब तक वो उसको विड्रॉ करके यूज नहीं कर सकता। अब जब तक पुराने वाला कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई हम नया ऑफर लेके नहीं आ सकते। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल क्या बन सकता है इसका। लेट से 1 जून को मैं एक पीपी लेके आया, जो कि पूरा होना है 31 जुलाई को, और पीपी किस चीज का लेके आया हूं मैं, शेयर्स का, क्योंकि 15 जून को मैं डिबेंचर का पीपी लेके आ सकता हूं। याद है दोस्तों, पर सिक्योरिटी होती है, पर सिक्योरिटी 200 होती है ना। तो मान लो 1 जून को 200 शेयर होल्डर को मैंने अप्लाई कर दिया, तो क्या 15 जून को 200 डिबेंचर होल्डर को कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता, क्योंकि अभी शेयर का 30 जून को पूरा होना है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, मैं पीपी किसी भी चीज का नहीं लेके आ सकता। वो पूरा हो जाएगा तो क्या दोबारा शेयर का लेके आ सकता हूं मैं, नहीं। एग्जैक्टली exactly. बट डिबेंचर का लेके आ सकता हूँ, हाँ लेके आ सकता हूँ। तो ये चीज है इसमें, समझ आ गया। और टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट सामने देखो प्लीज। जब एप्लीकेशन मनी आया तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर मुझे सिक्योरिटीज अलॉट करनी है, नहीं करी तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड करना है, और ब्याज देना है 12%। ओके। और जो पैसा आया है वो कहाँ यूज किया जाएगा, या तो रीपेमेंट में, या फिर सिक्योरिटीज के एडजस्टमेंट करने में। और पीपी लेके आने के लिए कंपनी किसी भी तरह की कोई भी एडवर्टीजमेंट इशू नहीं कर सकती, क्या बोला, कोई भी एडवर्टीजमेंट इशू नहीं कर सकती। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न कौन से फॉर्म में, पास 3 में, कितने दिन में, विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। डिटेल्स क्या जाएंगी, नाम, एड्रेस, पैन नंबर ऑफ होल्डर्स, क्लास ऑफ सिक्योरिटी होल्ड, डेट ऑफ अलॉटमेंट, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, नॉमिनल वैल्यू। ओके। अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं करी तो पेनल्टी कितनी, प्रमोटर और डायरेक्टर के ऊपर कितनी, 1000 पर डे, मैक्सिमम 25 लाख। और अगर सुनिए ध्यान से एक बार, ये बात सिर्फ कब है, जब हमने पास 3 फाइल ना किया हो। बट अगर 42 में और भी कोई नॉन कंप्लायंस हमने करी हो, जैसे लिमिट से ज्यादा दे दिया, 200 से ज्यादा पर्सन को दे दिया, बट पीपी के रूल्स फॉलो नहीं किए, तो प्रमोटर के ऊपर फाइन, जितना पैसा रेज किया पीपी के थ्रू, या 2 करोड़, विच एवर इज लोअर। और कंपनी के ऊपर 30 दिन के अंदर अंदर सारा ब्याज समेत पैसा वापस देना पड़ेगा। तो ये था अपना कंप्लीट चैप्टर नंबर 3। इसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे ले लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।